नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा समाज कास्टलेस होना चाहिए या फिर क्लासलेस होना चाहिए। और आज हमने आज का टॉक शो लगभग 10 दिनों के अंतराल के बाद में शुरू किया है फिर से। तो आज हम इसी विषय को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में आज जुड़े हैं श्री राजा बासु जी, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल सेक्रेटरी फॉर एसोसिएशन ऑफ ऑफिसर्स रह चुके हैं, और मैं एडवोकेट राजेश्वर पांचाल। तो आज के विषय में हम शुरुआत करते हैं। तो बासु जी, मुझे बताइए कि हमारे देश के सामने समस्याएं हैं, और उसमें से मेजर समस्या जो कही जाती है वो कास्ट को लेकर, यानी कि जाति को लेकर, जाति का व्यवस्था लेकर। लेकिन हम दुनिया के तौर पर देखते हैं, वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरी उस तरह की समस्या वो बहुत बड़ी तादाद में नज़र आती है। वो है क्लास, वर्ग और जाति। तो हमारे सामने वर्ग का यानी कि क्लास का भी एक समस्या है, और साथ ही साथ में जाति का भी एक समस्या है। तो आप मुझे बताइए कि हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें क्लासलेस सोसाइटी का होना ज़रूरी है या फिर कास्टलेस सोसाइटी का होना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर क्लास को लेकर आप ज़रा सा आपके विचार प्रकट कीजिए। पंचाल जी नमस्कार। नमस्कार। ये आज का जो विषय है क्लास, मतलब श्रेणी की और कास्ट, मेरे हिसाब से तो मतलब पूरी दुनिया में जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, वो है क्लास। क्योंकि अगर कोई भी मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी को अगर पकड़ ले, चाहे वो माओ से तुंग हो, लेनिन हो, कार्ल मार्क्स हो, तो वो लोग क्लास के बारे में बात किया। क्योंकि इवन एट द टाइम ऑफ माओ से तुंग ऑल्सो, क्लास जो था वो 10%। क्लास मतलब क्या होता है कि जो वर्ग पूरी देश को कंट्रोल करता है। आज तो 10% घटकर 1% पे आ गया। पूरी वर्ल्ड में। और वो ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। हमारे देश में भी 1% ही हमारी देश जैसे 138 करोड़ है, वो 138 करोड़ को कंट्रोल करता है। तो उसमें सबसे अगर मतलब ईजीएस्ट वे अगर हो सकता है, वो हो सकता है कि क्लास को बंद करो। क्योंकि क्लास ऐसा चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो ऊपर चला जाता है ना, तभी उसमें कभी देखा है कि कोई हिंदू या मुसलमान, करेक्ट, या हिंदू या क्रिश्चियन या पारसी या जैन, किसी के साथ कोई झगड़ा है? नहीं है। झगड़ा किस पे है? झगड़ा नीचे आता है। तो झगड़ा की जो शुरुआत है, वो मूल मुद्दा होता है कि क्लास। क्योंकि जो रूल करता है, मतलब जो पूरी श्रम को मनी में कन्वर्ट करता है, वो क्लास ही होता है। करेक्ट। और वो क्लास इस तरीके से करता है कि जो आपको लगेगा नहीं। आप देखिए, अगर कोई भी जो ओनर होता है कंपनी की, वो ओनर चाहे हिंदू हो, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उसकी जो अल्टीमेट रहता है, गोल जो रहता है, वो रहता है कि प्रॉफिट, मुनाफा। और उसकी अंदर जो रहती है वो है किस तरीके से श्रमिक से ज़्यादा, मतलब लेबर से ज़्यादा यूटिलाइज करना, उसको स्पॉइल करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और उसको कम तनख्वाह दे के कैसे भी करके मैनिपुलेट करके काम कराना। तो उसमें तो कभी झगड़ा होता नहीं है। अगर हमारी देश की बात करें तो जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, मतलब अगर खालिस्तान में भी बोलिए, जो पंजाब में हुआ, अगर मध्य प्रदेश में बोलिए, जो मध्य प्रदेश डिवीज़न की बात था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब उधर अल्ट्रा लेफ्ट जो माओवाद के नाम पर करते। अगर गोरखालैंड बोलिए, बोरोलैंड बोलिए, नागालैंड बोलिए, जहाँ जहाँ, या इवन झारखंड, मतलब पहले बिहार था, उसको तोड़ने के लिए जो आंदोलन शुरुआत हुआ था, उसकी अगर आप देखेंगे तो उसमें जितनी भी अल्ट्रा लेफ्ट हो या उसकी भाग करने के लिए, मतलब स्टेट को और डिवीज़न करने के लिए जो लोग
बहुत आगे आके किया है, वो लोग अगर कुछ किसी को भी नुकसान पहुंचाया है तो नुकसान जो पहुंचा है गरीब को नुकसान पहुंचा है। बराबर। आप एक भी बोल सकते हैं कि आसाम में इतना बड़ा अल्फा का मूवमेंट चला, इतना डिरेल्ड हुआ, एक भी अमीर आदमी मरा? क्योंकि रेल में तो कोई अमीर सफ़र करता नहीं। हमारा ज्ञानेश्वरी का भी जो डिरेल्ड हुआ है वो भी माओवाद ने किया, लेकिन उसमें क्या कौन लोग मरा? गरीब। अभी गोरखालैंड में भी, दार्जिलिंग में इतना चाय, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी उधर होता है, उधर सुना है टी एस्टेट का मालिक को मार दिया। नहीं, आसाम में कोई टी एस्टेट को मालिक को मारा है, या छत्तीसगढ़ में कोई, या मध्य प्रदेश, मतलब आलियन मध्य प्रदेश में इतना माओवाद है, लेकिन कोई अमीर लोगों को मारा नहीं। क्योंकि ये जो क्लास होता है, एक कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के नाम पर एक अस्थिरता पैदा करते हैं। करेक्ट। अगर वो अस्थिरता रहता है तो उसकी बिजनेस में बहुत सारी फायदा होता है, उसकी बिजनेस मैनिपुलेशन, उसकी बिजनेस में टैक्स ये नहीं देने का, उसकी जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना सब कुछ रहता है। एंड दैट इज द रीजन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू class is more dangerous, because this is a very few people, and any means people is united, then we can fight these people and we can win and we can achieve. This is my view. एक्चुअली आपका जो ऑब्जर्वेशन है एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन है कि क्लास सिर्फ दो ही है, जिसको हम कार्ल मार्क्स की भाषा में अगर कहेंगे तो समाज में दो क्लास है, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी कि अमीर और गरीब। ये अमीर का जो क्लास है, उस क्लास में जब कोई आदमी एंट्री करता है तो वही क्लास का मेंबर बन जाता है, एंड वो वही उसका बिहेवियर भी उस तरह से हो जाता है। वो अपने आप को उसी क्लास का समझता है, और वो जिस निचले क्लास से ऊपर जाता है, वो अपना हिस्ट्री, अपना ओरिजिनलिटी, अपन जिस कौम से आए, जिस जगह से आए, उसको भूल जाता है, और उस निचले तबके के लिए बोलिए, उस छोटे क्लास के लिए, हैव नॉट्स क्लास के लिए वो कुछ करने का मन नहीं बनाता है या प्रयास नहीं करता है। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ये क्लास के साथ साथ में जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो मुझे नज़र आती है वो है कास्ट। अभी अगर हम इंडिया के बाहर जाएंगे, मतलब इधर अदर कंट्रीज़ में, यूरोप में जाएंगे, या फिर इवन हमारे जो बाजू को जो कंट्रीज़ है, जैसा चाइना है, जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर इस तरह का कास्ट, यानी कि इंडिया में आज हज़ारों कास्ट है, तो यहाँ की जनता जो है हज़ारों जातियों में बट चुकी है। तो समाज को बांटने वाला, हमारे इंडियंस को बांटने वाला जो कास्ट का व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था तुमको इन अलग कंट्रीज़ में दिखाई नहीं देती है। अभी यहाँ पर मुद्दा ऐसा है कि ये जो क्लास का आपने बात किया, ये जो रिच क्लास का आपने बात किया, अमीरों का बात किया, अभी ये जो कास्ट है इंडिया का, इस कास्ट में का पर्टिकुलर कुछ कास्ट ऐसा होता है कि जो बाय बर्थ वही क्लास में एंट्री करता है, और कुछ कास्ट ऐसा होता है कि जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो वही निचले क्लास में दबा रहता है, और उस क्लास को वही दबा कर रखने के लिए अलग अलग तरीके से, जैसा आपने कहा, लेबर को एक्सप्लॉइट करने का, उसका मैक्सिमम उसका जो लेबर होता है उसको चीप लेवल पे खरीदने का, उसको कुछ देने का नहीं। तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला हमारे इंडिया में आज से नहीं, ये बहुत सेंचुरी से चल रहा है। अभी इसको लेकर मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने 1916 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम ही है कास्ट इन इंडिया। तो उसमें उन्होंने एक बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन किया था। एक्चुअली इट वाज अ रिसर्च, ये ऐसा कुछ मतलब नॉवेल टाइप ऐसा किताब नहीं है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रिसर्च वर्क डन बाय। उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि देखिए ये जो कास्ट सिर्फ इंडिया के लेवल तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने कहा था कि इंडियंस जब बाहर जाएंगे, जो आज हो रहा है, आज हमारे इंडियन लोग काम की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वो जो कास्ट है उनका जीवन का एक इसेंशियल पार्ट सा बन गया है। तो वो अपना कास्ट को भी लेकर वहाँ जाएंगे, तो कास्ट आइडेंटिटी के साथ में वहाँ जाएंगे,
और वहाँ जाके वही आइडेंटिटी के साथ में बर्ताव करेंगे, बिहेवियर करेंगे, तो उस टाइम को ये जो कास्ट जो है ये भी एक वर्ल्ड प्रॉब्लम यानी कि एक जागतिक लेवल पे समस्या बन जाएगी। जैसा आज क्लास जो जागतिक लेवल की समस्या है, हर कंट्री में जाएंगे तो आपको क्लास दिखाई देगा, एक रिच क्लास एक पुअर क्लास, ये आपको हर कंट्री में दिखाई देगा। समाज में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पे क्लास आपको दिखाई नहीं देगा। अमेरिका में भी जाएंगे तो वहाँ गरीब है और अमीर भी है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे तो अमेरिका का भी जो 5% क्लास है वो एकदम पूरा अमेरिका को कंट्रोल करता है, रिचेस्ट क्लास। सिमिलरली आप इंडिया का भी सेम प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यहाँ से इंडिया से जो अमेरिका में लोग जा रहा है ये अपना कास्ट आइडेंटिटी को लेकर जा रहा है। तो बाबा साहब ने एक प्रेडिक्शन किया था कि कास्ट विल बिकम द वर्ल्ड मीनेस। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर रिसेंटली एक वाकया हुआ है अमेरिका में। 2 इंडियंस उस कंपनी में, सिस्का नाम का एक कंपनी है जो आजकल जो हम वेबएक्स मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, वो जो कंपनी जो निर्माण किया वो कंपनी सिस्का, वहाँ पर एक एम्प्लॉई जो इंडिया से गया है और वो यहाँ के एक निचले कास्ट से बिलोंग करता है, और वहाँ उसके ऊपर मैनेजरियल पोजीशन में एक इंडिया से ही गया हुआ दूसरा एम्प्लॉय जो एक अपर कास्ट को बिलोंग करता है। तो उस अपर कास्ट वाले ने उस निचले कास्ट वाले के साथ में वहाँ पर अमेरिका में बर्ताव किया जैसा इंडिया में किया जाता है। तो उस कंपनी के खिलाफ में उस एम्प्लॉय ने, जिसके साथ में ये सब डिस्क्रिमिनेशन हुआ कास्ट के आधार के ऊपर, उसने कंप्लेंट किया। कंपनी में उसको दबाने का प्रयास हुआ, तो ये अल्टीमेटली वहाँ के स्टेट के पास में मामला गया। तो वहाँ के स्टेट ने वो सिस्का कंपनी के खिलाफ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया करके उसके ऊपर एक लिटिगेशन चालू किया। ये मतलब एक एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कास्ट भी जो है ये धीरे धीरे क्लास का जो रूप है वही रूप कास्ट भी आने वाले ज़माने में या जैसा बाबा साहब ने कहा था आज के ज़माने में धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन दिखाई दे रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया में हमें ये 2 महीने से, मतलब अदर कंट्रीज आर फाइटिंग अगेंस्ट द क्लास, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट 2 थिंग्स, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द क्लास एज वेल एज द कास्ट। तो आप मुझे बताइए कि क्लास के खिलाफ में फाइट करने के लिए, हमारे समाज को क्लासलेस बनाने के लिए आपके नज़र में क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हमें करने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को, सिस्टम को करने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, लीगल मेथड से आपके इसके क्या विचार है? उसकी सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है वो मेथड ऐसा हो सकता है कि जो लेबर लॉज है, एक्चुअली इन द नेम ऑफ रिफॉर्म, यस, हम लोग क्या जानते हैं कि रिफॉर्म मीन्स उसे मॉडिफिकेशन, एंड मॉडिफिकेशन ऑलवेज बेटरमेंट फॉर द पीपल और फॉर द लेबर और हुएवर में भी। यस, बट इधर रिफॉर्म जितना भी होता है, आप अगर देखिए ये रिफॉर्म 91 से जितना रिफॉर्म हुआ है, दैट रिफॉर्म इज नॉट बेस्ड ऑन दी पुअर पीपल, रिफॉर्म इज बेस्ड ऑन दी रिच पीपल फॉर रिचर एंड रिचेस्ट। तो उसको करने के लिए जितना प्रयास किया जाता है उसको अगर सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। तो मतलब लेबर लॉज बहुत सख्त होना चाहिए, जैसे यूरोप में है लेबर लॉज थोड़ा कड़क है। करेक्ट। लेबर लॉज अगर कड़क हो जाएगा, जैसे हमारे इधर 8 घंटा से 12 घंटा किया, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो 12 घंटे को 16 घंटा करेगा। करेक्ट। तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन तो दिन के दिन बढ़ते गया। करेक्ट। और बढ़ते जाएगा, और पब्लिक सेक्टर भी ऐसा करने लगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हर कंपनी, even the profitable public sector company, forget about the private company, I'm talking only on the public sector company. Even huge profit, then they doesn't want to give the salary increase, and for that purpose they are giving hundreds and thousands reasons why they cannot give this thing. Though even if you see all the public sector, means big public sector, profit making public sector, their outgo is not even 11%. The company, as per the company's norms, management norms, the company best performance company is, if it is the outgo for the employee is less than the 15%. So where the 11% and 10% is there, these people doesn't want to increase this thing, and they have given this so many reasons. Correct. क्योंकि उसको ये बढ़ाने के लिए उसको तकलीफ होता है, और हर बार ऐसी बात करता है कि ये नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, पिन डाउन नहीं करना चाहिए, धरना नहीं करना चाहिए, घेराव नहीं डालना चाहिए। मतलब हर जो रेस्ट्रिक्शन है
that restriction is only limited to the laborers, but any restriction is not considered for the management. तो ये हमारी देश में जब तक इसकी समानता नहीं आएगा तब तक तो इसकी ये रिफॉर्म जो है, क्लास जो है, ये पब्लिक सेक्टर मतलब मॉडल एम्प्लॉयर उसकी फॉलो नहीं करेगा तो जो प्राइवेट एम्प्लॉयर है उसको तो फॉलो करने का बात ही नहीं होता, बिकॉज इधर कानून कुछ भी होने दो, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। ये हकीकत है। चाहे वो कितना भी बोलिए, कंटेम्प्ट भी हो जाए, लेकिन मैं ये बोलूँगा। करेक्ट। दूसरी बात है, आप देखिए हर सेक्शन में, वीकर सेक्शन जिसको बोलता है, इवन हैंडीकैप उसके लिए एक कमीशन है, SC/ST के लिए कमीशन है, माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन है। लेकिन आप बोलिए इतनी कमीशन होने के बावजूद माइनॉरिटीज़ ने जब इंडिया गवर्नमेंट आया उसके बाद माइनॉरिटीज़ के ऊपर, खास करके मुस्लिम लोगों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, माइनॉरिटीज़ कमीशन ने गिवन एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, टू द पब्लिक। आपके हैंडीकैप्स की इतनी प्रॉब्लम होती है, हैंडीकैप्स को इतना तकलीफ दिया जाता है, उसके बाद भी हैंडीकैप कमीशन में जो बैठा रहता है उसकी जो चेयरमैन होता है वो खुद एक हैंडीकैप्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज नॉट गिविंग डायरेक्शन फॉर द हैंडीकैप, रादर देन दैट ही इज गिविंग डायरेक्शन टू दी हिज बॉस और द एम्प्लॉयर। ये एक देश की बहुत खतरनाक परिस्थिति है। ना माइनॉरिटी कमीशन देता है, ना SC/ST कमीशन देता है, ना हैंडीकैप कमीशन देता है। तो कमीशन होने के बावजूद, मिनिस्टर होने के बावजूद, मिनिस्ट्री होने के बावजूद किसी को भी इसकी फायदा नहीं होता है। इसीलिए लोगों के पास सबसे ज़्यादा मतलब ईजीएस्ट और यूनाइटेड होने की जो है, जो अभी यूनाइटेड है ही नहीं। मतलब एक दुख की बात है कि आज की तारीख में लेबर इज नॉट यूनाइटेड, उसकी जिसकी हम यूनियन बोलते हैं वो यूनाइटेड नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है दे आर यूनाइटेड, दो दे आर मतलब यूनियन जो है दैट इज फॉर द पर्पस सम ओन इंटरेस्ट, वो लोग यूनाइटेड है। लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं हो सकता, इसीलिए क्लास को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा मूवमेंट होना चाहिए। देखिए क्लास अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो कास्ट में एक्चुअली कास्ट तो नाम के लिए है, कास्ट कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? जो सरकार है, जो सरकारी ऑफिस है, जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी कॉलेज है। अभी गवर्नमेंट कॉलेज ख़त्म करता है, अभी गवर्नमेंट स्कूल ख़त्म करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो रहा है, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर कास्ट है अरे नहीं है तो उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो मूल मुद्दा जो होता है हर टाइम घूम फिर के आप देखिए वो क्लास में आ जाता है। वो जो मतलब वट एवर मनी है, बिकॉज टुडे पावर इज मनी नॉट द नॉलेज। ये बहुत मतलब गंभीर की बात है, गंभीर समस्या है। जो नॉलेजेबल आदमी है, इवन दिस पीपल आर नॉट डायरेक्टली टॉक, नॉट इवन डायरेक्टली टॉक अगेंस्ट दी नाइदर द गवर्नमेंट नॉट द richest people, those who are doing all the nonsense and all the problematic things. आपको मालूम होगा, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ इसके पीछे पे। आप देखिए ये जो रिलायंस, ये ONGC का जो गैस है उसने चुराया, उसके ऊपर केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज गिवन डायरेक्शन टू दी रिलायंस टू पे 10,000 करोड़ टू दी ONGC, बट टिल डेट the Reliance is not paying ONGC 10,000 crore. Neither the government is interested, not the court of the country, highest court of the country. वो दूसरे किसी के लिए contempt की बात करता है, तो Reliance के लिए contempt की बात कैसे नहीं करता है? तो क्लास ही आ जाता है ultimately, whether it is judge, whether it is a businessman, whether it is minister, so all become a united class. इसमें देखो बासु जी, आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया है वो मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल कि हाउ क्लास ऑपरेटिव होता है, हाउ द रिच क्लास इज डोमिनेटिंग एवरीवेयर एंड हाउ दे आर द एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट। अभी मुझे जस्ट आपको ये बात, जो आपने लेबर रिफॉर्म का बात किया, लेबर लॉस का बात किया, इसमें मैं फिर से आपको थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंस 1940s की तरफ लेके जाऊंगा। ये हमारे जो आज इंडिया में जो कानून है, देखिए जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो वर्कमैन के प्रोटेक्शन के लिए, लेबर क्लास के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, वो आप देखेंगे कभी का बनाया,
इट इज़ मेड इन द 1947 यस। एंड लगभग आप दूसरे जो मेजर एक्ट है ना, ये वही दरम्यान, एक 1946, 48, 47 उस टाइम को एक लेबर मूवमेंट चलाया गया था, और वो लेबर मूवमेंट चलाने वाले नन अदर देन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन थी, एंड ही वॉज अ लेबर मिनिस्टर अपार्ट फ्रॉम हिज अदर सोशल रिफॉर्म आइडेंटिटी। तो उन्होंने ये आज इंडिया में आज तक जो कानून चल रहा है कि वर्कमैन जो है 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम करेगा तो उसको उसका दोगुना पगार दिया जाएगा, ओटी दिया जाएगा, ओवर टाइम का डबल दिया जाएगा। उसके साथ में उसको अगर वो लेडीज है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। उसके साथ में उसको इन अ वीक ही इज एंटाइटल्ड टू हॉलीडेज ऑल्सो। तो ये जो लेबर क्लास के लिए उसका उत्थान होने के लिए, यानी कि उसका उद्धार होने के लिए जो कानून बनाए गए थे वो 1946 में बनाए गए थे या 47 में। एंड बाबा साहेब अम्बेडकर वाज लीडिंग एज अ लीडर इन टू द लेबर रिफॉर्म्स। अभी हम 2021 तक आते आते ये आपने जो क्लास का बात किया, ये क्लास इतना डोमिनेंट हो गया। एंड दी जो आपने बात किया कि ये जो निचला जो क्लास है जो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आज बिग शॉट्स आर टुगेदर, बिग फिश आर टुगेदर, बट स्मॉल मछली जो है, मतलब जो छोटा जो लोग है वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है, जैसा मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा कि इंडिया में हमारे क्लास के साथ में दूसरा एक बहुत बड़ा समस्या है। अब ये दोनों को हमको अगर जोड़ के देखेंगे तो आंसर परहैप्स वी विल गेट द आंसर कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो लोगों को इकट्ठा होने से रोक रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आता है कि ये जो कास्ट है ना, जाति जो है ना, ये इतनी डेंजर है। अब जैसा आपने कहा कि कास्ट कहाँ पे होता है, एक्चुअली देखा जाए तो कास्ट आपको दिखाई नहीं देता है, वी कैन नॉट सी द कास्ट, लेकिन वो है कहाँ पर है, वो लोगों के माइंड में है, वो लोगों के जहन में है। आप देखिए, दो लोग एक कास्ट के जब मिलते हैं पब्लिक में तो एक दूसरे को अपना कहकर वो एड्रेस करते हैं। ये जो मेंटालिटी है लोगों की, यही मेंटालिटी है कि उन्हें उनका जो लगाव है, उनका जो प्यार है, उनका जो बंधुता है, वो सिर्फ अपने कास्ट के लोगों तक ही सीमित करती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक रीज़न है, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स दैट डिवाइड्स पीपल। लोगों को इकट्ठा आने से रोकने वाला अगर सबसे बड़ा कोई अगर इंडिया के लेवल पर काम कर रहा है तो वो है यहाँ की कास्ट, क्योंकि लोग हज़ारों जातियों में बट गए। तो यहाँ पर भी देखो, इंटरेस्टिंगली इन जाति में भी अभी क्लास आ गया है। अगर हम पर्टिकुलर एक कास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस जाति में भी ये आपको क्लास दिखाई देगा। उस जाति में तुमको पॉलिटिशियन लोग जो सत्ता में है वो दिखेंगे, लेकिन वही जाति में लोग रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी एजुकेशन चाहिए। ये हमने आज पिछले 2-3 सालों में महाराष्ट्र में देखा है। तो ये क्लास जो है ना, वो जाति में भी एंट्री कर चुका है। अब ये समस्या डबल दोगुनी हो गई। मतलब आप कास्ट के खिलाफ में फाइट करते करते आपको ये क्लास का जो वायरस है ये भी इतना मतलब पिनिट्रेट होता जा रहा है कि ओवरऑल हम देखेंगे एरियल लेवल पे ये तो सब जगह पे दिखाई देगा, लेकिन उसने अभी ये मतलब पूरा एवरी कास्ट के अंदर भी जाके एंट्री किया है। तो मुझे लगता है कि आपने राइटली कहा कि लेबर क्लास अगर सक्षम होता है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, तो डेफिनेटली ये क्लास मतलब क्रांति लाने वाला क्लास है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में जो कानून बनाए गए थे लेबर लॉज, उन्हें पिछले साल में लॉकडाउन के समय में मतलब उनको चेंज करने का प्रयास किया गया था। लकीली, मैं कहूँगा लकीली, वन ऑफ द मैटर्स हैड गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये गुजरात से गया था, गुजरात गवर्नमेंट हैड अमेंडेड सम लॉ अगेंस्ट द लेबर, तो लेबर चैलेंज दी लॉ एंड अल्टीमेटली दे सक्सीडेड अप टू सुप्रीम कोर्ट। तो उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक बात कही थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वी आर द वॉच डॉग एंड वी शुड नॉट फॉरगेट इट। अगर हम कहते हैं अपने आप को कि हम असल में वॉच डॉग है, तो हमें उस तरह से काम भी करना चाहिए। तो ऐसा कम होता है, इस तरह के रेजेस भी, इस तरह का मैसेज भी कम समय पे दिखाई देता है, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे एक हमको एक छोटा सा आशा जो है उसका किरण हमें नज़र देता है। तो हमें अल्टीमेटली जुडिशरी का ही सहारा लेना होगा, और हमें लेबर लॉज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको लेबर क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हर प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम इस रिच क्लास के खिलाफ, रिच क्लास जो कर रहा है और जो समाज का पूरा संसाधन संपत्ति अपने एक 99% प्रॉपर्टी 1% हाथ में जब जाती है, वो जो प्रोसेस चल रहा है
वो प्रोसेस को हम कहाँ ना कहाँ पे रोकने का काम करेंगे, ताकि सही मायने में इकोनॉमिकल इक्वालिटी हम लागू करेंगे। और इकोनॉमिकल इक्वालिटी लागू करना मतलब क्लासलेस सोसाइटी बनाना, ये मुझे लगता है। अभी आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली कम्युनिस्ट जो थ्योरी है, जो कार्ल मार्क्स ने कही, एंजल्स ने कही, या उनके और जो वर्ल्ड लीडर रह चुके हैं, उन्होंने जो तरीके बताए इस क्लास को लेकर के, और उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया है कि अल्टीमेटली ये लेबर क्लास इकट्ठा होने वाला है, और ये लेबर क्लास ही है इकट्ठा होके ये सत्ता का मतलब काया पलट कर देगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लाइट डालिए। देखिए, इसके ऊपर चाहे कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो या माओ सेतुंग हो, जो भी है, मतलब जो मतलब पूरी दुनिया के जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उसकी एक ही कहना था कि इस थोड़ा टाइम के लिए ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो व्यापार करने वाला लोग है, वो लोग यूनाइटेड हो सकता है, लेकिन उसकी जो पर्पस है उसकी अपनी खुद की मुनाफा, दूसरे के मुनाफा नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी समय ऐसा है कि वो लोग यूनाइटेड है, हम लोग डिवाइडेड है। मतलब particularly labor is divided, not only labor, even every class is divided. Yes, correct. Whether it is in Muslim, whether it is Hindu, Jain, Parsi, Sikh, ये भी, everybody is divided. Yes. Particularly as far as the labor exploitation is concerned. Yes. आप देखिए पूरी देश में एक PhD होल्डर को भी नौकरी नहीं मिलता है। बराबर है, करेक्ट। जिस देश की मतलब हायर क्वालिफिकेशन, जिसकी जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड है 10+2 और उसकी परसेंटेज है 13%। मतलब हमारी देश में क्वालिफाइड लोग है 13%, उसकी मार्क है 10+2। वही देश में मास्टर डिग्री PhD होल्डर्स को भी नौकरी नहीं मिलता है। उसका मतलब होता है कि नौकरी है ही नहीं। करेक्ट, बराबर। अदरवाइज दे विल गेट अ जॉब। यस, करेक्ट। आप देखिए पूरी स्टेट में 28 स्टेट है, एक तो कम हो गया जम्मू कश्मीर, लेकिन उसमें अब ये 2000 नॉट ओनली इवन आल्सो प्रायर टू 2014 बट 2014 ऑनवर्ड ये ज़्यादातर के हुआ। स्कूल में भी टीचर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। करेक्ट, ये तो बात, ये टेट हो, अपर प्राइमरी हो, SSC हो, किधर भी नहीं होता है। इट इज ये बहुत मतलब शर्म की बात है, लेकिन होता नहीं है। दूसरी बात, जो कॉलेज में लेक्चरर वो एकदम बंद हो गया। करेक्ट, सब जगह में पार्ट टाइम लेक्चरर, मतलब पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम लेक्चरर हो गया। तो जो देश में टीचर ही पार्ट टाइम है, लेक्चरर ही पार्ट टाइम है, एजुकेशन सिस्टम बिकम पार्ट टाइम, तो वो देश में यूनाइटेड करना ही बहुत मुश्किल की हो गया। और PhD होल्डर, मास्टर डिग्री होल्डर भी किधर जाके स्वीपर की नौकरी के लिए भी अप्लाई करता है। दैट मीन्स वो जो मन में जो गुस्सा है, वो गुस्सा इज नॉट एक्सप्रेस देयर, एक्सप्रेस नहीं होता है। अल्टीमेटली वो उधर तक चला जाता है। ये देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन हर सिस्टम को पार्ट टाइम करके ऐसा चलाना, पार्ट टाइम टीचर, पार्ट टाइम लेक्चरर, पार्ट टाइम डॉक्टर, और इसी सिस्टम के वजह से आज देखिए कोरोना, ये कोरोना की सेकेंड वेव, अभी थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन देश में कोई भी ना तो डॉक्टर की ज़्यादा हो गया, ना तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ना तो ICU ज़्यादा है, ना वेंटिलेटर ज़्यादा है। तो उसके बावजूद इतना लॉकडाउन हो गया, इतना लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा इतना कम हो गया, पेट्रोल डीजल का कीमत इतना हो गया, उसके बावजूद भी लोग यूनाइटेड नहीं होता है। क्योंकि वो लोग बोलता है कि अभी पेंडेमिक एक्ट चल रहा है, कोई भी कुछ यूनाइटेड होगा तो पेंडेमिक एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें बेल भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये डरा करके जो है लोग यूनाइटेड नहीं होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा ये उम्मीद है कि अभी जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, दे शुड गिव ए लेसन to all the class of people. Means I am not talking about the class, those who are even also in the lockdown they become richest. Correct. वो क्लास की मैं वो छोड़ के मैं बाकी जो क्लास बोलता हूँ, उसको शिक्षा दे। कम से कम इतना भी जिसको हर आदमी को ही मालूम है, जिसको जो भी चीज़ कम मालूम है
उसको ज़्यादातर मालूम करना चाहिए, ताकि ये जो छोटे छोटे चीज़ लेकर जो दिमाग में कभी कभी आता नहीं है कि पार्ट टाइम टीचर से मेरा क्या है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, पार्ट टाइम लेक्चरर से मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन तुम नहीं पढ़ता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई कौन कराएगा? ये पार्ट टाइम टीचर। अगर तुम्हारी अगर तबीयत खराब होगा तो कोई हॉस्पिटल में जाने वाला है तो कौन देखने वाला है? वो पार्ट टाइम डॉक्टर। करेक्ट। तो तुम्हारी जो पूरी शिक्षा से लेके हेल्थ से लेके हेल्थ तक इतना खराब हो गया कि लोगों की जो मतलब मनोबल जो बोलता है वो खत्म होने जा रहा है। तो यूनाइटेड करना, जो शिक्षित लोग हैं उसको ये गलत बात को फैलाने की जगह लोगों को यूनाइटेड करना कि देश में जो भी चल रहा है वो खराब है। मैं भी मोदी की पर्सनल तो कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई भी लोग जो बात करेगा वो उसकी दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी कामकाज जो है वो देश के लिए खतरा है, देश के लिए नुकसान है। ये बोलने में कहाँ उसकी तकलीफ होता है, किसकी तकलीफ होता है? और जो लोग आज भी बोलता है वो अच्छा है, कम से कम एक एग्जाम्पल तो देखे दिखाए कि ये काम जो किया है वो अच्छा किया है। मेरा यही कहना है कि लेफ्ट लोग जो बोला है कि यू शुड बी ऑलवेज व्हाटएवर मेथड, व्हाटएवर मीन्स, यू शुड टॉक in favor of justice, correct. In favor of equality, yes, and as far as possible you should be united. Yes. आप कितना भी बड़ा भी क्यों ना हो, आप चाहे वो क्लास में, गरीब क्लास में जाके भी उसको भी इकट्ठा करो, ताकि वो भी वही मूवमेंट में आएगा। और वो आना ही चाहिए। आज नहीं आएगा तो कल हमारी देश के लिए बहुत बड़ा, बहुत ही कठिन समय आने वाला है। मतलब हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जिसे हम बुद्धिवादी क्लास कहेंगे, ये उनका बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को जागरूक बनाए और लोगों को उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करे। यहाँ पर फिर से मुझे एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोट जो बहुत रिलेवेंट लगता है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व है उसके बारे में कहा है, बात कही है। उन्होंने कहा है कि देयर शैल बी टाइम्स व्हेन योर राइट्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशन शैल बी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ योर राइट्स। अब समय हमारे आसपास में जो चल रहा है ये ऐसा ही समय चल रहा है। हमारे जो राइट्स है उसको इन्फोर्स करने के लिए जो सिस्टम है वहाँ पर आपको आज एक्सेस नहीं दिखाई देता है। अगर तुमको इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की तरफ जाने वाला रास्ता अगर आपका बंद किया गया है, आपको एक्सेस नहीं चुका है, तो आपका राइट्स कहाँ पे है? राइट्स आपका पेपर पर है। ऐसे हालात में बाबा साहब कहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइज्ड होना यही आपका प्रोटेक्शन है। अब ये बात जो है, ये जो मैसेज है बाबा साहब का, ये समाज के हर तबके तक लेके जाने की जिम्मेदारी जो है वो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी। बाबा साहब ने यहाँ पर भी कहा है, इंटेलेक्चुअल क्लास के बारे में बाबा साहब का ये कहना है कि इंटेलेक्चुअल क्लास भी सिंसियर होना चाहिए। अगर कोई इंटेलेक्चुअल है लेकिन वो सिंसियर नहीं है, तो सच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल विल नॉट टेक द सोसाइटी इनटू राइट डायरेक्शन। अभी सिंसियरिटी का यहाँ पर बाबा साहब मतलब क्या मायने क्या बोलते हैं कि वो सही मायने में अपना जो उसका जो ज्ञान है वो समाज का भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एंड वो अगर वही ज्ञान अगर गलत बातों के लिए, गलत अगर जो एलाइट क्लास है उसका सुन कर के, जैसे आज हम पिछले सालों से हम देख रहे हैं मीडिया में, नेशनल लेवल पर, मैं तो इंटरनेशनल लेवल तक देखता हूँ, इस तरह के सीडो इंटेलेक्चुअल लोगों को छोड़ा गया है लोगों को बरगलाने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंसियर इंटेलेक्चुअल लोगों का बात कर रहे हैं कि इनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और ये डेमोक्रेटिक अधिकार है, इसके बगैर डेमोक्रेसी चलता नहीं है। और यही डेमोक्रेटिक अधिकार का इस्तेमाल करके ही कोई पार्टी सत्ता में आती है। पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट कम इनटू पावर अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो लोगों को ये बात समझना जरूरी है कि अब लोगों को भी स्वयं ऑर्गेनाइज्ड होने का समय आ चुका है। और इसमें जो बैरियर है अभी हमारे इंडिया में, और एक बैरियर जिसका हमने आज बात नहीं किया बड़े समय तक, वो है रिलीजन का बैरियर। अब ये आज के ज़माने तो एकदम मोस्ट पावरफुल दैन द कास्ट हो गया। मतलब बड़े आसानी से लोगों को पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म होने को रोकने वाली चीज़ है रिलीजन।
उसको आप रिलीजन का कोई इशू जो सोशल इशू है उसको रिलीजियस कलर दे दो तो ऑटोमेटिकली द ओपिनियन ऑफ द पीपल विल बी डिवाइडेड। तो इस बैरियर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को कास्ट के बैरियर से बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों को अपने देश के लिए, अपने स्वयं हित के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के, अपने पीढ़ी के हित के लिए ऑर्गेनाइज्ड होना, इकट्ठा होना अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों के लिए, ये अभी समय आ चुका है। और ये मैं समझता हूँ आपने बहुत सही तरीके से ये बताया है और मेरा ही मैं आपके इस व्यू से बहुत सहमत भी हूँ कि लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग यूनियन, अभी यहाँ पर हमने जो लेबर क्लास का बात किया, इनफैक्ट लेबर क्लास मतलब वी आर रेफरिंग टू द पुअर क्लास ऑफ द कंट्री। वो जो हैव नॉट्स जिसे हम कहते हैं, जिसे जो 95% है और जो 5% है वो रिच क्लास है, जो पूरे संसाधनों का मालिक बनकर बैठा है। तो इस हालात में हमें कई सारे फ्रंट पे इन सोशल इविल के साथ में संघर्ष करना है, क्लास, कास्ट एंड रिलीजियस बैरियर। तो इसके साथ में बासु जी मुझे समझता है कि आज यहाँ पर हमको रुकना चाहिए। अगर आप और आपके कुछ विचार इसके ऊपर अगर आप कहना चाहोगे तो आप कह सकते हो। नहीं, आपने भी बहुत बोला है, हाँ, मैंने भी बहुत बोला है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं इसी सिलसिले में। तो आने वाले नेक्स्ट टॉक शो में यही विषय को हम आगे अलग अलग डायरेक्शन में लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।